गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं सुनीता चौधरी, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय डेगाना से आज आपसे बीएससी पार्ट 3 पेपर 3 के टॉपिक एनएमआर की चर्चा करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के पीछे सिद्धांत क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जिस प्रकार से या कोई भी दूसरा ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर या अपनी धुरी पर भी चक्रण करता है, और ऐसे ही हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी चक्रण करते हैं, जिससे उन इलेक्ट्रॉनों में चक्रण कोणीय संवेग उत्पन्न हो जाता है। और इस चक्रण कोणीय संवेग का मान अंडर रूट में s गुणा s+1 गुणा h/2π के बराबर होता है, जहाँ s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है। अब हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या के क्या क्या मान होते हैं, +12 और -12। तो इन इलेक्ट्रॉनों के जैसे कई नाभिक भी ऐसे होते हैं जो कि चक्रण करते हैं, यानी कि अपने अक्ष पर चक्रण करते हैं या अपनी धुरी पर चक्रण करते हैं, जिनके चक्रण कोणीय संवेग का मान अंडर रूट में I गुणा I+1 गुणा h/2π के बराबर होता है। यहाँ पर I क्या है, नाभिक की चक्रण क्वांटम संख्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है। लेकिन नाभिक के लिए I के कई प्रकार के मान संभव होते हैं, जो कि नाभिक में विद्यमान न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए तो स्पिन क्वांटम नंबर का मान फिक्स है, +12 या -12। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो स्पिन क्वांटम नंबर का मान +12, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा नाभिक के चारों तरफ तो -12 हो जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर का मान। लेकिन I का मान जो है वो किस पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियॉन्स पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स पर डिपेंड करता है। न्यूक्लियॉन्स की संख्या अलग अलग होने पर I के मान भी अलग अलग हो जाते हैं नाभिकों के लिए। तो नाभिक में विद्यमान प्रत्येक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो चक्रण करता है, और इन सभी के जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है, इनका परिणामी मान क्या होता है, I। तो I का मान 0 भी हो सकता है, कोई पूर्णांक संख्या भी हो सकती है, या कोई जो है हाफ इंटीजर यानी कि अर्धपूर्ण संख्या भी I का मान हो सकता है। अब देखो कि जिन नाभिकों के लिए स्पिन क्वांटम नंबर I का मान क्या है, 0, उनका कोई कोणीय संवेग उत्पन्न नहीं होगा और वे कोई चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न नहीं करते हैं। और ऐसे नाभिकों के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी नहीं होती है, इनकी एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं, एनएमआर इनएक्टिव होते हैं ऐसे नाभिक जिनके लिए न्यूक्लियॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है उनके द्वारा जो चक्रण किया जाता है, तो परिणामी जो चक्रण क्वांटम संख्या I का मान अगर 0 आता है तो वे एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। इसके विपरीत जिन नाभिकों के चक्रण क्वांटम संख्या का मान कोई भी हाफ इंटीजर है, जैसे आपके 1H1 यानी कि प्रोटॉन है, कार्बन 13 है, फ्लोरीन 19 है, ये इनके लिए I का मान क्या होता है, हाफ, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर नाभिक के लिए I का मान हाफ हो गया। तो ये सभी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रति सक्रिय होते हैं। अभी नाभिक जब भी नाभिकीय अक्ष पर चक्रण करते हैं तो इस नाभिकीय आवेश के चक्रण के फलस्वरूप एक चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है, और ये नाभिक जो है छोटी छोटी चुंबकों की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। जैसे कि प्रोटॉन के नाभिक के चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को बता रखा है अपन ने चित्र में, यानी कि I बराबर हाफ वाले समस्त नाभिकों का प्रोटॉन की भांति एक सा गोलाकार आवेश वितरण होता है, और जिसके चक्रण से चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। अब क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार यदि कोई नाभिक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कितने अभिविन्यास ग्रहण कर सकता है, यह उसकी चक्रण क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी नाभिक कितने अभिविन्यास ग्रहण कर सकता है, इसके लिए सूत्र है 2I+1, जहाँ I क्या है, नाभिक का स्पिन क्वांटम नंबर। अब यदि I का मान अपन हाफ रखते हैं प्रोटॉन के लिए,
तो कितने प्रकार के अभिविन्यास हो जाएंगे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए प्रोटॉन जो है 2 प्रकार से अभिविन्यासित हो सकता है, यानी कि 2 अभिविन्यास यहाँ प्राप्त होंगे जब अपन ने आई का मान हाफ रखा 2i+1 में। तो 2 अभिविन्यास कौन कौन से होंगे? एक तो अगर प्रोटॉन जो है उसका नाभिक क्लॉकवाइज रोटेट करे तो आई का मान जो है +12, और उसके द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। ये नाभिक की अल्फ़ा स्पिन स्टेट कहलाती है और ये लोअर एनर्जी स्टेट होती है। जबकि दूसरी अभिविन्यास या दूसरा ओरिएंटेशन क्या होगा? जब प्रोटॉन का नाभिक जो है अपनी अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तब स्पिन क्वांटम नंबर आई का मान -12 हो जाएगा और उसके द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, यानी कि उसका अपोज करेगा। तो ये जो है बीटा स्पिन स्टेट भी कहलाती है और ये उच्च ऊर्जा की अवस्था होती है। तो इस प्रकार अपन क्या देखते हैं कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या I बराबर हाफ वाले नाभिक जो है 2 प्रकार की ऊर्जा अवस्थाओं में बंट जाते हैं, यानी 2 प्रकार की एनर्जी स्टेट या ऊर्जा अवस्थाएं हो गई प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में, अल्फ़ा स्पिन स्टेट एंड बीटा स्पिन स्टेट। तो अल्फ़ा स्पिन स्टेट के लिए आई का मान +12 हो जाएगा एंड बीटा स्पिन स्टेट के लिए आई का मान जो है वो -12 हो जाएगा, और ये जो है क्रमशः लोअर और हायर एनर्जी स्टेट हो गई। तो इस प्रकार की परिस्थिति में नाभिक कम ऊर्जा युक्त रेडियो फ्रिक्वेंसी, जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या है 10⁷ से लेकर 10⁸ हर्ट्ज़ वाले विकिरणों से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, और ये नाभिक जो है कम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाते हैं। अब किसी नाभिक द्वारा ऊर्जा का अवशोषण जो कि लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष नाभिकीय चक्रण को परिवर्तित करता है, उसे हम अनुनाद अवशोषण कहते हैं। इस प्रकार के अवशोषण से प्राप्त स्पेक्ट्रा को हम NMR स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो यौगिक के NMR स्पेक्ट्रा से उनकी संरचना के बारे में अपन को बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। तो यौगिकों की संरचना ज्ञात करने की इस टेक्निक को अपन क्या कहते हैं? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और जब चुंबकीय क्षेत्र में चक्रण करने वाले नाभिक अगर हाइड्रोजन के होते हैं तो इसे अपन 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी या प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन के नाभिक या प्रोटॉन जो है वो धनावेशित होने के कारण एक छोटी सी चुंबक की भांति व्यवहार करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि नाभिक जो है जिनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान पूर्णांक या फिर कोई भी हाफ इंटीजर होता है, यानी कि अगर 0 नहीं है तो वो नाभिक अपने अक्ष पर चक्रण करता है, जिसके कारण उसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो एक छोटी सी चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाएगा और अपने आसपास चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न करेगा। अब क्या होगा इसके कारण? चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में तो इन प्रोटॉनों का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो रैंडमली ओरिएंटेड रहेगा, लेकिन जब किसी भी सैंपल को चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए अगर उसके ऊपर या चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो प्रोटॉन किसी एक फिक्स डायरेक्शन में या अपन बोलेंगे एक संभावित अभिविन्यास ग्रहण करने लग जाते हैं। और ये 2 संभावित अभिविन्यास प्रोटॉन के लिए कौन कौन से होते हैं? अल्फ़ा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट। अब देखो प्रोटॉनों को निम्न ऊर्जा स्तर से यानी कि अल्फ़ा स्पिन स्टेट से उच्च ऊर्जा स्तर यानी कि बीटा स्पिन स्टेट में जाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी? ये किस पर निर्भर करता है? ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। तो NMR की जो मूल समीकरण है जो कि प्रोटॉन द्वारा उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए अवशोषित विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति को दर्शाती है, वो मूल समीकरण है न्यू बराबर गामा B0/2π, जहाँ न्यू है आवृत्ति हर्ट्ज़ में, B0 हो गया आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति गॉस में, और गामा है मैग्नेटोगायरिक रेशो जो कि नाभिकीय स्थिरांक होता है ना, न्यूक्लियर कांस्टेंट। और प्रोटॉन के लिए इसका मान क्या है? 26753। अब देखो क्या होता है
कि वास्तव में स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या होता है। यानी कि जैसे होना तो क्या चाहिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल के हिसाब से कि अपन अगर किसी पदार्थ का NMR स्पेक्ट्रम ज्ञात करना चाहते हैं तो पदार्थ को एक निश्चित चुंबकीय क्षेत्र में रख दें और उस पर लगातार परिवर्तित होती हुई आवृत्ति के विकिरण डालें। ऐसा ही होता है UV और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। लेकिन वास्तव में NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका उल्टा किया जाता है, यानी कि विकिरणों की आवृत्ति को तो स्थिर कर दिया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को लगातार परिवर्तित किया जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपन लगातार परिवर्तित कर रहे हैं तो उस स्थिर आवृत्ति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के जिस मान पर विकिरणों की ऊर्जा नाभिक के निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए पर्याप्त होती है, उन विकिरणों की ऊर्जा का अवशोषण हो जाएगा नाभिकों के द्वारा और नाभिक जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाएंगे तो एक सिग्नल मिलेगा और इस सिग्नल को ही हम NMR स्पेक्ट्रम में रिकॉर्ड देखते हैं या रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यौगिकों के NMR स्पेक्ट्रम ज्ञात करने के लिए मार्केट में कई प्रकार के उपकरण उपलब्ध होते हैं जो कि 60 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 600 मेगाहर्ट्ज़ तक की आवृत्ति वाले विकिरणों पर कार्य करते हैं। ये NMR स्पेक्ट्रम जैसे मिल गया यहाँ पे एक सिग्नल जो कि विकिरणों के एब्जॉर्बेंस और चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति जिसे गाउस में दिया जाता है उनके बीच में ये ग्राफ है। ओके।